हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य सिंह चंदेल। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार सीयूटी कंसेप्ट पर स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं आप लोगों से मिल चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सिलेबस के बारे में। एनटीए ने जो सिलेबस बनाया है ज्योग्राफी डोमेन का, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। और लास्ट में मैंने वही बताया था कि अगली क्लास जो होगी हम लोग की पॉपुलेशन से होगी, जो कि पहली बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में है। और इस बुक में पहला जो यूनिट है ये सेकंड यूनिट है जनसंख्या का। तो हम लोग चलते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि जनसंख्या से रिलेटेबल है। और हम इसको डील करेंगे कि किस तरीके से जनसंख्या क्या होती है, इसकी क्या कंपोनेंट्स हैं, और फिर ये किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम लोग डील करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे कि किसी भी जो देश होता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, उसकी सबसे बड़ी संसाधन है वो वहाँ के लोग होते हैं। वहाँ के निवासी ही उस देश के सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, संपदा होते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि ये कहा जाता है कि जो भारत है वो दुनिया का सबसे यंग देश है, उसको सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलने वाला है। ये सब बात आप लोग न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पर यहाँ पर सुनते होंगे, इवन आप लोग बुक में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने ये बात। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे किसी भी देश के जो पीपल है, जो वहाँ के लोग हैं, वही उस देश के जो है सबसे बड़ी संपत्ति है, वहाँ के लोग। यहाँ पे जैसे देखिए, द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वर्थ बिकॉज इट इज पीपल हु डिवाइड्स द गेट ऑफ नेशन। इट्स नॉट गेट नहीं है ये, बल्कि फेट होगा, फेट ऑफ नेशन, एंड दैट मेक देम एक्चुअल रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। मतलब कि आप लोग ये समझिए कि किसी भी देश की वास्तविक संपदा जो है उस देश के निवासी ही होते हैं, क्योंकि मानव ही किसी देश का जो है भविष्य निर्धारित करता है। और एक रिसोर्स के रूप में वहाँ पर जो सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे वहाँ पर जो भूमि उपलब्ध है, वहाँ पर जो जल उपलब्ध है, उसका जो खनिज पदार्थ है, इन सब का उपयोग वो जो है एक इन सब का उपयोग जो है वो एक रिसोर्स के रूप में करता है और उससे अपने देश की जो संपत्ति को बढ़ाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो सभी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने का काम कौन करता है, तो वहाँ के निवासी करते हैं। तो ये मेरा कहने का यहाँ पे ये मतलब था कि किस तरीके से जो वहाँ के निवासी होते हैं वही वहाँ की मूल संपदा होते हैं, इस बात से स्पष्ट होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन, तो अगर पॉपुलेशन क्या होती है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए अभी कोई आपके घर आया और बोला कि क्या पढ़ रहे हैं आप, तो आप कहेंगे कि हम पॉपुलेशन या जनसंख्या पढ़ रहे हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनसंख्या क्या है या पॉपुलेशन क्या है, व्हाट इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इज द अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। जनसंख्या क्या है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के निवासियों की कुल संख्या को कहते हैं। मान लीजिए एक भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पर 10 लोग निवास करते हैं, तो यहाँ की जो जनसंख्या होगी वो 10 होगी। 11 लोग निवास करेंगे तो 11, मतलब कि जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं, जितने भी निवासी हैं, उनका जो जोड़ है, उनको जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी जो कुल संख्या है उसको पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन आज क्या है, 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या जो 121 करोड़ है, तो वहाँ की वो जनसंख्या 121 हो गई। और अभी ये प्रोजेक्शन है कि अभी भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास है, तो ये हो जाएगा कि भारत की जनसंख्या जो है वो 135 करोड़ है। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि जनसंख्या, विश्व जनसंख्या वितरण का स्वरूप, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। ये पैटर्न क्या है, ये स्वरूप क्या है कि मान लीजिए ये दुनिया है, आप जानते हैं पृथ्वी गोल है, तो आप देखेंगे कि ये भारत है, तो भारत में ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये अंटार्कटिका का क्षेत्र, यहाँ पर बिल्कुल ही पॉपुलेशन नहीं है। ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर क्या पॉपुलेशन है। ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर क्या पॉपुलेशन है। ये यूरोप है और ये एशिया है, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर पॉपुलेशन कैसा है, उसका बंटवारा कैसे, वितरण कैसे है, उसी को कहते हैं हम पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन और जनसंख्या वितरण का स्वरूप। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। तो जो पैटर्न है, जो स्वरूप है, उस रास्ते को बताता है, उस व्यवस्था को बताता है कि जो लोग हैं वो दुनिया में किस तरीके से उनको व्यवस्थित किए, वो व्यवस्थित है, किस तरीके से अवस्थित है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर है, ये जो व्यवस्था है उनकी, उसी को हम लोग कहते हैं कि पैटर्न या स्वरूप। आप लोग देखेंगे कि
90% जो पॉपुलेशन है वो लगभग 10% भूमि पर है। दुनिया की 90% पॉपुलेशन, आप पे क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे दुनिया की जो लगभग 90% आबादी है, 90% जो आबादी है वो लगभग 10% भूमि पर है। आप लोग ये समझिए, और जो 10% पॉपुलेशन बचती है वो 90% भूमि पर बचती है। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो ग्लोब होता है, ग्लोब, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, उत्तर में देखेंगे कि आप यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। ये जो रेशियो है इसको हम कहते हैं कि पॉपुलेशन में जो आप अगर कोई कहे कि किस गोलार्ध में ज़्यादा जनसंख्या है, तो आप लोग ऑब्वियसली बात है, आप लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इस तरीके से। फिर आप लोगों की जो दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हैं, जिन दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर दुनिया के लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। तो आप लोग इस फैक्ट को याद रखेंगे कि दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी देश है जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, उसको वहाँ पर लगभग 60% पॉपुलेशन है दुनिया की। तो हम लोग देख लेते हैं वो लिस्ट, इसमें आप लोग को दिखाएंगे कि ये देखिए 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, दुनिया की 10 सबसे आबादी वाली, सबसे ज़्यादा आबादी दुनिया की कहाँ निवास करती है, वो 10 टॉप देशों की यहाँ पर लिस्ट है। तो जो नंबर 1 पर है वो चाइना है, आप लोग को पता है, सबसे आगे चाइना है। फिर नंबर 2 पर इंडिया है। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है, तो आप कहेंगे चाइना। तो आप ये पूछा जा सकता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी, दूसरी आबादी वाला देश क्या है, भारत। या ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भारत जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में किस नंबर पर आता है, तो आप लोग कहेंगे नंबर 2। फिर आप लोग देखेंगे कि यूएसए यहाँ पर है, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर, ब्राज़ील 5वें पर, पाकिस्तान 6ठे, नाइजीरिया 7वां, बांग्लादेश 8वां, रशिया 9 और मैक्सिको नंबर 10 पर आता है। ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है क्यों दी है, इसकी क्या रिलेवेंसी है आपकी प्रिपरेशन में। आप लोग देखेंगे कि ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से 4 देशों का नाम दे दे, कि चाइना दे दे, चाइना, पाकिस्तान, और आप लोग मान लीजिए ब्राज़ील दे दे, और दे दे यूएसए। क्या है कि इनमें जो दुनिया की सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाली, जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है, उनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लगा दीजिए। तो आपको ये लिस्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे पैटर्न रहे हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करें। टॉप 10 कंट्रीज़ का पहले पर चाइना है, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया और मैक्सिको। तो ये लिस्ट आप लोग को याद रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगले साल सीयूटी में। ठीक है, तो चलते हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि जहाँ हम लोग देखेंगे डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। तो बेसिकली हम लोग पहले जनसंख्या के घनत्व को क्या कहते हैं, घनत्व क्या है जनसंख्या का, कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग विद इन दैट स्पेसिफिक लोकेशन डिटरमाइंस द पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी। मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब मान लीजिए एक यूनिट लैंड है, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या को जो है जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में, यहाँ पर जो ये लिखा गया किसी भौगोलिक क्षेत्र में, इसको आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक लोकेशन। ओके, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मान लीजिए कि ये 2 क्षेत्र हैं, ठीक है, ये 2 क्षेत्र हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर का, और ये दूसरा 1 किलोमीटर स्क्वायर का, और यहाँ पर रहते हैं 10 लोग, यहाँ पर रहते हैं 12 लोग, और एक और दूसरा क्षेत्र है जो कि 2 किलोमीटर स्क्वायर का है, और यहाँ पर रहते हैं 26 लोग। तो इनकी जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या होगी, तो पहले का तो हो जाएगा 10 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा 12 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, और तीसरे का जो है, यहाँ पर आप देखिए 26 हैं, लेकिन ये 2 किलोमीटर में है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा कि 13 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो आप लोग समझ गए होंगे कि जनसंख्या घनत्व से क्या मतलब है। जनसंख्या घनत्व मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले कुल लोगों की जो संख्या है उसको हम कहते हैं जनसंख्या का घनत्व। और तो आप फिर देखें कि जनसंख्या जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जनसंख्या का घनत्व कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र की जो पूरी पॉपुलेशन है, जो पूरी जनसंख्या है, उसमें जो है हम उसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं, उसकी एरिया से डिवाइड कर देते हैं, कुछ नहीं है। मतलब आप लोग समझे कि मान लीजिए किसी भी देश का जो क्षेत्रफल है वो है 50 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूं कि मान लीजिए कि किसी भी देश की जो पूरी जो क्षेत्रफल है वो 50 किलोमीटर स्क्वायर है और उसकी जनसंख्या जो है 1000 है। तो इसका जो क्षेत्रफल, इसका जो डेंसिटी आएगा वो आएगा 1000/50। तो आप एक 0 काट दीजिएगा तो आएगा 20 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर उस देश की जो है डेंसिटी आएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, उसके बारे में आप लोग को पूरी तरीके से आप लोग जानते हो, आप समझ चुके होंगे कि क्या डेंसिटी होती है। जैसे आप लोग ये लिस्ट देखिए, जैसे रीजन है, एक मिनट, आप लोग ये देखिए कि मैंने एक लिस्ट आपको दी है कि जो रीजन है, कुछ क्षेत्र है और उनके डेंसिटी घनत्व और दुनिया में उनका शेयर मैंने आपको दिखाया कि जो एशिया है, एशिया में आप देखिए कि 146 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर निवास करते हैं और एशिया में लगभग दुनिया की 60% जनसंख्या निवास करती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अफ्रीका है, अफ्रीका में यही 43 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर दुनिया की 17% जनसंख्या निवास करती है। फिर आप देखेंगे कि यूरोप में जो है 34 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं लोग और लगभग 9 से 10% वहाँ जो दुनिया की जनसंख्या कंसंट्रेटेड है। फिर आप लैटिन अमेरिका देखेंगे और कैरिबियन। लैटिन अमेरिका मतलब आप लोग समझिए कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता आपसे कि लैटिन अमेरिका क्या है। तो अब जो दक्षिणी अमेरिका है, जो उसके ऊपर से पार्ट है या लगभग पूरा जो लैटिन अमेरिका है, उसी को लैटिन अमेरिका हम बोलते हैं। लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन। कैरिबियन मतलब आप ये समझिए कि ये उत्तरी अमेरिका है और ये जो एक दक्षिणी अमेरिका है, इनके बीच में जो यहाँ पे आइलैंड्स हैं बहुत सारे, उसी को कहते हैं कैरिबियन आइलैंड्स, उसी को हम बोलते हैं कैरिबियन कंट्रीज। तो यहाँ पर 32 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ की डेंसिटी है और यहाँ पर लगभग 8.5% लोग निवास करते हैं, परसेंट दुनिया का टोटल पॉपुलेशन का। फिर हम लोग बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, और 20 और 4.8। फिर लोग बात करेंगे ओशियाना का। ओशियाना मतलब आप लोग समझिए कि ओशियानिया में जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी, ये 3 देश आते हैं। तो आप लोग को एक टास्क है कि आप लोग ये चेक करके आएंगे कि फिजी, जो ये फिजी देश है, फिजी ये कहाँ पर है। आप लोग इसको देख लेंगे और इसके बारे में, इसकी राजधानी क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में आप लोग चेक कर लेंगे। इंपॉर्टेंट देश है। तो ओशियानिया में ये 3 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी, जहाँ पर 5 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर निवास करते हैं और यहाँ पर दुनिया की जो है 0.5% जनसंख्या निवास करती है। तो चलते हम लोग बात करते हैं अगली स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, हम लोग उन पे डिस्कशन करेंगे। जैसे इसमें 2 मैंने बांट दिया आपको, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में विभाजित कर हम पढ़ेंगे। पहला जो भाग होगा वो होगा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारण जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारण जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। और तीसरे कारण हम लोग पढ़ेंगे कि सोशल एंड कल्चर रीजंस व्हिच अफेक्ट्स पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन। ठीक है, तो पहला अब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आप लोग यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता। क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सके कि दुनिया की जो प्रारंभिक सभ्यताएं हैं, जो सिविलाइजेशंस हैं, वो कहाँ पर पली बढ़ी। तो आप लोग कहेंगे कि नदी घाटियों के किनारों पर। जैसे आप लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, आप लोग देखेंगे कि नील वैली की सभ्यता, आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो कहाँ पर थी, नदियों के किनारे। क्यों? क्योंकि पानी बहुत आवश्यक है हमारे लिए। सबसे अधिक आवश्यक क्या चीज है? पानी। बिना पानी के हमारी कोई भी व्यवस्था चल नहीं सकती है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि जो सभी सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे बसी थी, बिकॉज
दे नीड्स वाटर। तो आज भी जो मेजर जनसंख्या है वो उस क्षेत्र में निवास करती है जहां पर पानी की उपलब्धता है। तो ये एक मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा रीजन आप देखिए कि लैंड फॉर्म्स, भू संरचना, भू आकृति। आप लोग देखेंगे कि जो प्लेन है, जैसे गंगा का जो मैदान है, मैदान के क्षेत्र में जो है ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि जबकि आप लोग देखेंगे कि जो यहाँ पर माउंटेन एरियाज है, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर कम लोग निवास करते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि जो जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ कम लोग निवास करते हैं। गंगा के मैदान में आप लोग आइए तो वहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं। लेकिन अगर आप लोग वही क्षेत्र में चले जाइए, हिमालय में चले जाइए, या आप लोग एक्सट्रीम ले लीजिए, पोल्स पे ले लीजिए, ध्रुवों पर ले लीजिए, वहाँ पर बहुत कम लोग निवास करते हैं या लोग निवास नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर जो लैंडस्केप है वो बहुत टफ है। जैसे आप उत्तराखंड जाइए तो वहाँ पर कम लोग निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश में आइए तो अधिक लोग निवास करते हैं। तो इस तरीके से लैंड फॉर्म जो है वो प्रभावित करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। तो आप लोग ये चीज़ याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इन चारों में से, निम्नलिखित चार में से कौन सा जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं और कौन नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा सकता है और आपको यहाँ पर दिया जा सकता है। फिर तीसरा रीजन जो है क्लाइमेट, जैसी वहाँ की जलवायु है। लोग कैसी जलवायु पसंद करते हैं? मॉडरेट जलवायु पसंद करते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि जलवायु किस तरीके से अफेक्ट करती है। एक व्यक्ति इंग्लैंड से भारत आता है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, फिर उसको यहाँ पर एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए हम लोग अभी चले जाएं इंग्लैंड रहने के लिए, तो फिर हमको वहाँ पे एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। तो वही जो जलवायु है वो कैसी होनी चाहिए? आप पोल्स पे तो नहीं रह सकते हैं जहाँ पर 6 महीने बर्फ पड़ती है, 6 महीने अंधेरा रहता है। इस तरीके से जलवायु अफेक्ट करती है। फिर चौथा रीजन है मृदा, सॉइल। सॉइल किस तरीके से प्रभावित करती है? अब व्यक्ति है तो उसको वहाँ पे रहने के लिए, अपनी जीवन यापन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। अब भोजन की आवश्यकता होगी तो उसको खेती करनी पड़ेगी। खेती करने के लिए अच्छी सॉइल होनी चाहिए, अच्छी मृदा होनी चाहिए। ये जो है कृषि के लिए जो सबसे आवश्यक एक कंपोनेंट है। तो आप लोग ये कहेंगे कि हाँ, तो जहाँ की सॉइल बहुत अच्छी है, जैसे एलुवियल सॉइल जैसी है, एलुवियल जो प्लेन्स में सॉइल होती है, जलोढ़ मृदा जहाँ की है, वहाँ पर जो है ज़्यादा लोग निवास करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि दूसरा जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो आर्थिक कारण है। पहला आप लोग देखेंगे मिनरल्स। जो मिनरल्स हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, जहाँ पर ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं वहाँ पर लोग अधिक रहते हैं, वहाँ पर अधिक लोग निवास करना चाहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि जिन देशों में अधिक है, आप मान लीजिए कि भारत में आप आके देखिए कि झारखंड का जो रीजन है या फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पे वहाँ पे कोयला निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, इस्पात बनाते हैं, तो वहाँ पर कारखाने स्थापित होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है आप लोग देखेंगे कि जनसंख्या प्रभावित होती है। फिर हम देखेंगे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। आप शहरीकरण हो रहा है, लोग गाँव से शहरों की तरफ आते हैं। जिस तरीके से क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है, उसको गांव से शहर में, रूरल से अर्बन में डेवलप किया जाता है, वहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ती जाती है। जैसे आप लोग देखेंगे कि दिल्ली मुंबई में जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या है अपेक्षाकृत गाँवों की। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर अर्बनाइजेशन है, वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया है। इन सब कारणों से वहाँ पर जनसंख्या अधिक कंसंट्रेट करती है। फिर हम अगले रीजन के बारे में बात करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं अभी जब मिनरल की बात कर रहा था तो मैंने ये बात कही कि झारखंड में लोग क्यों जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग छत्तीसगढ़ क्यों जाना चाहते हैं, जबकि वो पिछड़ा क्षेत्र है। आप समझिए कि एक चीज़ आप देखिएगा कि वहाँ पर पिछड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी वहाँ लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है? वहाँ पर कोयला है, वहाँ पर लोहा है, कच्चा लोहा है। तो जहाँ मान लीजिए यहाँ कोयला पाया जा रहा है और यहीं पर ही आप लोहा पाया जा रहा है, और यही आपकी फैक्ट्री स्थापित की जाएगी कि यहाँ से कोयला ले लेंगे और यहाँ से लोहा ले लेंगे, फिर हम उसको इस्पात यानी स्टील में बना के फिर मार्केट में बेच सकते हैं। तो कारखाने यहाँ पे लगेंगे। अब कारखाने लगेंगे तो वहाँ पर काम करने के लिए मजदूर चाहिए, लेबर चाहिए, तो लोग वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो आप देखेंगे कि औद्योगिकरण है वो भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अफेक्ट करती है या फिर उस पर इन्फ्लुएंस करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। फिर हम लोग बात करेंगे जो तीसरा कारण मैंने आप लोगों को गिनाया था कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, सोशल एंड कल्चरल रीजंस। इसमें सबसे पहला जो रीजन है रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक स्थल। जैसे आप लोग देखेंगे कि भारत में धर्म का बहुत ही बोलबाला है, तो लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं
जहाँ पर ये धर्म को जो है बहुत धार्मिक प्लेस हो, जैसे लोग अमृतसर जाते हैं गुरुद्वारे के लिए कि वहाँ पर सिखों का सबसे पवित्र स्थल है अमृतसर में, आप लोग जानते ही होंगे कि स्वर्ण मंदिर वहीं पर है। फिर इसी तरीके से लोग वाराणसी आते हैं, इसी तरीके से लोग दिल्ली अक्षरधाम जाते हैं। इन सब तरीकों से आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद करते हैं या धार्मिक स्थलों पर रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ग्रो करती है या वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट क्या है कि मान लीजिए कि एक क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं, वहाँ पर हमेशा कम्युनल टेंशन है, तो वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करेंगे। ये बात ऑब्वियस सी है कि वहाँ पर लोग रहना कम पसंद करेंगे। तो अगर वहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट है कि जैसे अभी आप कुछ दिन पहले आपने लोगों ने देखा होगा कि पॉलिटिकल हिंसाएं होती थी, पॉलिटिकल हत्याएं होती थी, लोग उन क्षेत्रों में रहना कम पसंद करते हैं जहाँ पर पॉलिटिकल एंड सोशल अनरेस्ट हो। तो ये जो रीजन मैंने आप लोग को कुछ रीजंस गिनाए, जिसमें मैंने आप लोग को बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, तो आप इन चीज़ों को याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण जो है जनसंख्या को प्रभावित करते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को, या कौन सा एक कारण ऐसा है जो प्रभावित नहीं करता है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। फिर हम मूव ऑन करते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड के लिए, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डील करेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन, आप दोनों चीज समझना होगा आपको यहाँ पे। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज refers to the change in the number of inhabitants of a territory during a specific period of time। किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक समय विशेष में लोगों निवासियों की संख्या में हुआ परिवर्तन, वहां का जो है जनसंख्या चेंज या जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, ये वृद्धि का मतलब मैं आप लोग को थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा कि वृद्धि क्या मतलब है। मैं अभी आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में लिया जा रहा है। ठीक, वृद्धि मतलब बढ़ना ही नहीं, सिर्फ यहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों की बात की गई है। किसी आप लोग समझिए कि किसी भी ज्योग्राफिकल क्षेत्र में एक समय विशेष में निवासियों की संख्या में हुआ जो परिवर्तन है कुल, उसी को कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल है कि इंडिया जो था, भारत में 2001 में 102 करोड़ लोग निवास करते थे, 102.70 करोड़। फिर 2011 की जो जनगणना हुई उसमें एक रिपोर्ट आई कि उसमें 121.02 करोड़ लोग जो है निवास करते हैं। समझिए कि 10 साल में जो है हमारी जनसंख्या 102 से 121 हो गई। तो ये जो अंतर आता है 18.15 करोड़ का, यही जो जनसंख्या में वृद्धि है। समझ रहे हैं आप लोग कि जनसंख्या में वृद्धि क्या हुआ कि 10 साल पहले 2001 में हमारी जनसंख्या थी 102 करोड़, बाद में 2011 में हो गई 121 करोड़। तो हम 121 में से 102 निकाल देंगे, जो 18.15 करोड़ आ रहा है, यही हमारी पॉपुलेशन चेंज हो गई। तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे आप लोग को क्या याद रखना होगा कि किसे कहेंगे पॉपुलेशन चेंज, कैसी होती है पॉपुलेशन चेंज। ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन, चेंज इन पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाया कि 18.15, अगर इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, मतलब कि 18.15 डिवाइडेड बाई 102.70, जो कि लगभग 17.5 के आसपास कुछ आएगा। तो ये जो 17.5 है ना, ये हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गया कि वृद्धि में क्या, जो वृद्धि की दर है वो कितनी है, 17.5 के आसपास। आप लोग ये याद भी कर लीजिएगा कि कितनी ग्रोथ रेट है, ये आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, या आप लोग गूगल कर लीजिए, या फिर बुक्स में आप लोग देख लेंगे, वहां पर ये रेट दी हुई है। तो जनसंख्या में जो परिवर्तन है वो होती क्या है एक्चुअली में, तो वो आप लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि B-D प्लस इन माइग्रेशन प्लस आउट माइग्रेशन। मतलब जो परिवर्तन है, मान लीजिए जो पूरा बर्थ होता है, जितना जन्म हुआ उसमें से डेथ, जितनी मृत्यु हुई उसको निकाल दीजिए। फिर इसमें से वो भी निकाल दीजिए कि कितना आउट माइग्रेशन हुआ, कितने लोग इस 10 साल की पीरियड में बाहर चले गए देश से, ठीक है, और कितने लोग इसमें ऐड कर दिए, कितने लोग अंदर आ गए। तो ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कि आप दो चीजों को ऐड करेंगे, कितने लोग देश में रहने आए, उस क्षेत्र में रहने आए, और कितने नए लोगों का जन्म हुआ।
फिर घटाना क्या आपको है कि कितने लोग चले गए और कितने लोगों की मृत्यु हो गई उस स्पेसिफिक पीरियड में, तो आपको मिलेगा एक्चुअल ग्रोथ रेट। दूसरा क्या ग्रोथ रेट होता है? नेचुरल ग्रोथ रेट, प्राकृतिक, नेचुरल यानी प्राकृतिक ग्रोथ रेट। ये क्या होता है? इस होता है कि आप बस जितना बर्थ हुआ है उसमें से डेथ निकाल दीजिए, ठीक है। प्राकृतिक वृद्धि क्या हुई? क्योंकि माइग्रेशन आप समझिए कि ये तो ह्यूमन का है कि वो घूम रहा है इधर उधर, तो ये जनसंख्या को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर पूछा जाए नेचुरल क्या है, तो आप बर्थ में से डेथ घटाएंगे। तो इन दोनों चीजों में आपको डिफरेंस समझना होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और कैसे निकालते हैं, या प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि क्या है, या फिर एक्चुअल या वास्तविक क्या है। अगर आपको पूछ लेगा ऑप्शन में से क्या है, तो आपको बताना होगा कि जो नेचुरल है यानी जो प्राकृतिक है वो बर्थ में से डेथ को निकालते हैं, जबकि जो एक्चुअल है यानी वास्तविक है इसमें दो चीजों को ऐड करते हैं, इन माइग्रेशन प्लस बर्थ, और इसमें से घटाते हैं डेथ प्लस आप समझिए कि आउट माइग्रेशन, ठीक है। फिर मैं आप लोगों से ये बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जब मैंने आप लोग से कहा कि पॉपुलेशन वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी पॉपुलेशन चेंज, तो ये दो टाइप का होता है। आप लोग ये समझिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव ग्रोथ एंड नेगेटिव ग्रोथ। पहला धनात्मक वृद्धि और दूसरा ऋणात्मक वृद्धि। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो दो टाइप का हो गया, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? ये थोड़ा सा गड़बड़ है, आप लोग ये समझिए कि पॉजिटिव कब होगा। पॉजिटिव की मैं आप लोग यहाँ दिखा रहा हूँ, आप लोग इस ध्यान से समझिए। पॉजिटिव कब होगा? जब बर्थ रेट जो है बहुत ज़्यादा हो, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो और डेथ रेट बहुत कम हो। बर्थ रेट ज़्यादा हो, डेथ रेट कम हो, और इसमें जो इन माइग्रेशन हो वो ज़्यादा हो, मतलब लोग यहाँ पर ज़्यादा आए, और आउट माइग्रेशन यहाँ पर कम हो। मतलब कि क्या? यहाँ पर लोग आए लेकिन लोग जाए नहीं, कम लोग आए, सॉरी ज़्यादा लोग आए और कम लोग बाहर जाएं। दूसरी कंडीशन, जन्म ज़्यादा हो मृत्यु कम हो, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ग्रोथ रेट। इसके जस्ट उल्टा करेंगे तो नेगेटिव ग्रोथ रेट आएगा। मतलब यहाँ पर जन्म कम हो जाए, मृत्यु बढ़ जाए, इन और आउट की जो संख्या है वो चेंज हो जाए, लोग बाहर ज़्यादा जाना लगे और अंदर कम आने लगे, तो इससे क्या होगा? नेगेटिव ग्रोथ रेट हो जाएगा। जनसंख्या आप देखिए ना, ऑब्वियस सी बात है घट जाएगी। इसी को कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ रेट। फिर हम लोग बात करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जनसंख्या चेंज के जो कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली तीन कंपोनेंट हैं, तीन घटक हैं जनसंख्या के। पहली है डेथ, सॉरी पहली इसको नहीं कह सकते हैं, पहली है बर्थ, दूसरी है डेथ और तीसरी है माइग्रेशन। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां हम लोग इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्रूड बर्थ रेट क्या है। बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट क्या होता है कि किसी एक साल में जीवित जन्मों की संख्या प्रति 1000 लोगों पर कहलाती है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लाइव बर्थ अकरिंग ड्यूरिंग द पर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। मतलब एक क्षेत्र है जहां पर एक क्षेत्र में एक वर्ष के अंदर 1000 जनसंख्या में कितने जीवित जन्म हुए, उनकी संख्या को कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। बर्थ रेट उसी को कहते हैं 1000 जनसंख्या पर हुई जीवित जन्मों की संख्या। इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है कि BI डिवाइड बाई P इंटू 1000। मतलब कि कितना जन्म हुआ, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1000 से उसको डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए कि दो जन्म हुआ, कुल पॉपुलेशन है 10,000 और इसको हम 1000 से गुना कर देंगे
तो आप लोग देखेंगे कि जो आएगा 0.2 यहाँ का बर्थ रेट आएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं बर्थ रेट, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। प्रति 1000 पर जीवित जन्मों की संख्या को कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। फिर हम लोग बात करेंगे क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट क्या होता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ डेथ इन पर 1000 इन अ ईयर। समझे आप कि एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर हुई मृत्यु की संख्या जो है वहां की मृत्यु दर कहलाती है। इसको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे कि पूरा कितना डेथ हुआ एक वर्ष के अंदर और कितनी टोटल पॉपुलेशन है, उसको 1000 से गुणा करेंगे। मान लीजिए कि 2 मृत्यु हुई, पॉपुलेशन वहां की 5000 है, 5000 है, और हम तब 1000 से इसको गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 यहाँ की डेथ रेट आ जाएगी। ठीक है, और दो ही चीज आप समझ सकते हैं कि क्या होती है क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट क्या है। यानी कि जो आप जन्म दर और मृत्यु दर, आपको ये दोनों चीजें समझनी होगी। जन्म दर और मृत्यु दर, ये दो चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो कंपोनेंट्स हैं जनसंख्या वृद्धि के। 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक जो है ये जन्म दर है और दूसरी मृत्यु दर है, जिसको उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। और अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग हम लोग को नोटिफाई करें, जिसको हम टैकल करेंगे। वैसे कोई समस्या यहाँ पर होनी नहीं चाहिए बेसिकली। फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करेंगे माइग्रेशन की। मैंने आप लोग से बताया कि तीसरा जो कंपोनेंट है वो है माइग्रेशन का। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है माइग्रेशन, प्रवास। तो माइग्रेशन क्या होता है? अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज माइग्रेशन, एक सेकेंड, अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रवास क्या है, एक मिनट, तो माइग्रेशन क्या है या प्रवास क्या है? थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज आफ्टर डेथ एंड बर्थ। ये मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि जो प्रवास है या माइग्रेशन है, ये जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा घटक है, तीसरा कंपोनेंट है। तो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण होता है उसी को कहते हैं माइग्रेशन। मतलब जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मूव करते हैं, तो उसी को जो है माइग्रेशन कहते हैं। और आप लोग ये समझिए कि माइग्रेशन 2 प्रकार का होता है, परमानेंट यानी अस्थाई माइग्रेशन एंड टेम्पररी माइग्रेशन, अस्थाई माइग्रेशन। मतलब जब मान लीजिए कि कुछ लोग जो है भारत से अमेरिका प्योरली रहने चले जाते हैं, जैसे कि आप लोग ऋषि सुनक का एग्जांपल ले लीजिए कि वो भारत से ब्रिटेन रहने चले गए, उनकी फैमिली, और वो वहाँ हमेशा के लिए रह गए, उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता आ गई, तो ये अस्थाई माइग्रेशन है। लेकिन आप लोग देखते हैं सीजनल क्षेत्र में कुछ लोग जो है जॉब करने जाते हैं। मतलब जैसे कि गेहूं की जब कटाई आती है तो यूपी बिहार से कुछ लोग जो है ये मैं कुछ ऐसे कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि कुछ लोग जो है वो जाते हैं पंजाब कटाई करने। तो ये एक अस्थाई माइग्रेशन है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए और फिर एक समय के बाद वो वापस आ जाएंगे, तो इसको कहते हैं कि टेम्पररी माइग्रेशन या अस्थाई माइग्रेशन। ठीक है, आप लोग इस चीज को पूरी तरीके से समझ लीजिए। इसमें एक चीज आप लोग ये देखिए, और तीसरा जो मैंने बताया कि सीजनल माइग्रेशन या मौसमी या समसामयिक माइग्रेशन, जिसको मैंने आप लोग से यही बताया कि जो मैंने एग्जांपल दिया कि विकसित क्षेत्रों से अविकसित क्षेत्रों में या गांव से शहरों में जो लोग कमाई करने जाते हैं फिर वो वापस आ जाते हैं, उसको टेम्पररी माइग्रेशन बोलते हैं। इस तरीके से मौसमी माइग्रेशन का जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि कुछ लोग जो यूपी बिहार से पंजाब जाते हैं। यहाँ पे आप लोग ऋषि सुनक को समझ सकते हैं, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से गांव से शहरों में लोग कमाई करने जाते हैं, और तीसरा आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से यूपी बिहार से कुछ लोग पंजाब जाते हैं या सीजनल मौसम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस कुछ समय के लिए, उस सीजन विशेष के लिए जाते हैं दूसरे क्षेत्र में काम करने के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि ये देखिए, मान लीजिए कि प्लेस ए है और यहाँ से लोग प्लेस बी को जा रहे हैं। एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं जो कि बी प्लेस पर आ रहा है। तो इससे जो 2-3 चीजें जुड़ी हुई हैं उससे क्या होता है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आउट माइग्रेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इन माइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन माइग्रेशन, सॉरी
यहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आउट माइग्रेशन हो गया और यहाँ पर क्या हो रहा है, इन माइग्रेशन। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, कम होगी, और यहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन यहाँ की बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। ये जो प्लेस से लोग बाहर आते हैं, जिस प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, उसको प्लेस ऑफ ओरिजिन कहते हैं, उत्पत्ति का स्थान बोलते हैं। कि मान लीजिए कि आप भारत से अमेरिका गए तो भारत को बोलेंगे उत्पत्ति का स्थान या प्लेस ऑफ ओरिजिन, और अमेरिका गए तो उसको प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलेंगे, मंजिल। आप लोग समझिए कि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहां पर वो चले गए। इस तरीके से जो माइग्रेशन का कंसेप्ट है, इस तरीके से आप लोग माइग्रेशन समझ गए होंगे। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट कैन बी परमानेंट, टेम्पररी एंड सीजनल। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का जो स्थानांतरण होता है उसी को कहते हैं माइग्रेशन, यानी प्रवास। ये 3 प्रकार का होता है, पहला अस्थाई, दूसरा अस्थाई और तीसरा मौसमी या समसामयिक। और इस एग्जाम्पल से आप लोग पूरी तरीके से समझ सकते हैं उसके टर्म्स को। फिर हम लोग यहां पे देखेंगे कि माइग्रेशन, मैंने बताया कि माइग्रेशन 2 प्रकार का होता है। दूसरी प्रकार का इमाइग्रेशन यानी इन माइग्रेशन, इमाइग्रेशन यानी आउट माइग्रेशन, अप्रवासन, प्रप्रवासन, प्रवासन गमन, ठीक है। अप्रवासन में क्या होता है कि लोग यहां से आते हैं यहां पर रहने के लिए, और इमाइग्रेशन में क्या होता है जब लोग बाहर जाते हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझिए, एग्जाम्पल में आ सकता है कि अप्रवासन किसे कहते हैं, प्रवास गमन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज यहां पे भी समझ सकते हैं कि सेम पर्सन इज द बोथ, मतलब कि जब कोई व्यक्ति प्लेस ए से प्लेस बी जाएगा, तो मान लीजिए मैं ही हूं, मैं ए से बी जा रहा हूं, तो मैं ही तो दोनों हो गया, इमाइग्रेंट भी हो गया और माइग्रेंट भी हो गया। समझ रहे हैं कि मैं इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन बोथ आर सेम फॉर वन पर्सन। अब मैं आप लोग से क्वेश्चन मतलब ये तो आ सकता है कि रीजन ऑफ माइग्रेशन, लोग माइग्रेशन क्यों करते हैं, मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाऊंगा, मुझे क्या आवश्यकता है, क्या रीजंस हैं कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाता है या किसी भी कारण से जाता है, तो वो कारण क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर 2 कारण होते हैं, बेसिकली इसके लिए 2 कारण जिम्मेदार हैं। पहला होता है पुश फैक्टर, यानी धक्का देके जाओ यहाँ से, ठीक है, और दूसरा पुल फैक्टर कि खींच लेता अपनी तरफ। 2 चीज समझिए कि माइग्रेशन के 2 रीजन हुए, कि पहला कि हम यहाँ से आपको बाहर निकाल दें, प्लेस ए से आपको बाहर निकाल रहे हो कि यहाँ से जाइए, आपको कुछ रीजंस, और प्लेस बी जो है आपको बुला रहा हो कि हाँ हमारे पास है, वो आपको किसी कारण से आपकी तरफ खींच ले। तो ये 2 रीजंस हुए कि पहला तो आपको निकाल दिया जाए या आप खुद शिफ्ट हो जाए जाके कहीं पे अपने आप से, या आपको कोई अपने पास बुला ले। ये 2 रीजंस हो गए। तो पुश फैक्टर में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। मान लीजिए कि प्लेस ए जो है यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोजगार है, रोजगार के बहुत अवसर हैं, तो लोग यहाँ से यहाँ के लिए चले जाएंगे। फिर आप दूसरा देखिए कि पुअर लिविंग कंडीशन। पुअर लिविंग कंडीशन क्या है कि उनको रोटी कपड़ा मकान की जो आवश्यकता है उनकी यहाँ पर रहकर पूरी नहीं हो रही है, उनकी इनकम अच्छी नहीं है और यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो और यहाँ पर क्या है कि रोटी कपड़ा मकान बहुत सस्ता है और इनकम बहुत अच्छा है, तो लोग फिर यहाँ से यहाँ के लिए मूव करेंगे। दूसरा आप लोग देखिए कि पॉलिटिकल टर्मोइल, राजनीतिक उथल पुथल। मैंने आपको बहुत पहले बताया कि ये जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट करता है, पॉलिटिकल टर्मोइल या अनरेस्ट। कि मान लीजिए यहाँ पर हर दूसरे महीने, तीसरे महीने, दूसरे साल यहाँ पे जो सरकार में है वो सरकार गिर जा रही है, या फिर आपको लोकल एमएलए से लड़ाई कर रहे हैं आपस में, हमेशा पॉलिटिकल अनरेस्ट बना हुआ है, तो लोग वहाँ पर रहना कम पसंद करेंगे। जबकि यहाँ पर अच्छा सा लोकतंत्र है, अच्छी सी सारी सुविधाएं आपको, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध है, तो ऑब्वियस बात आप यहाँ पर मूव करेंगे। फिर आप लोग देखेंगे अनप्लीजेंट क्लाइमेट। अब लोग उस प्लेस पर रहना नहीं पसंद करेंगे जहाँ की एकदम -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, हमेशा साल के हर दिन वहाँ पर -15 डिग्री सेल्सियस हो, या फिर हर दिन वहाँ पर जो है 50 डिग्री टेम्परेचर हो, 50 डिग्री टेम्परेचर हो। ऐसे स्थान पर कोई रहना पसंद नहीं करेगा। तो लोग पसंद रहना कहाँ करेंगे, जहाँ पर जो है 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर के बीच में जो है टेम्परेचर रहे, या फिर 10 से 20 के बीच में टेम्परेचर रहे, ऐसे इस स्थान पर लोग रहना पसंद करेंगे। तो क्लाइमेट भी हमको अफेक्ट करता है।
एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स मतलब महामारी, आप समझिए महामारी। और इसके लिए मैं आप लोग को ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, अभी कोरोना आपके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसके लिए आप कोरोना समझ सकते हैं, महामारी कैसे अफेक्ट करती है पॉपुलेशन को। सब लोग शहरों में कमाने गए थे, जैसे कोरोना आया सब लोग शहरों से गांव की तरफ चले आए, क्योंकि शहर गांव जो है शहरों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थे, लोगों को ऐसा लगता था कोरोना से, तो लोग वहां से इस तरफ से शिफ्ट हुए। इस चीज को आप समझ चुके होंगे। फिर सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, कि अगर वहाँ पर जो सोशल जो वातावरण है, सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत पुअर है, तो लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। और आप लोग देखेंगे जो पुल फैक्टर है, जो ये रीजंस हैं, कि उन कौन से रीजन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे रोजगार के जो बेहतर विकल्प हैं वहाँ पर लोग जा रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरीके से पुअर लिविंग कंडीशन के ऊपर लोग बेटर लिविंग कंडीशन की तरफ जाएंगे। फिर पीस एंड स्टेबिलिटी, अब जहाँ पर शांति होगी, जहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट कम होगा, लोग उधर मूव करेंगे। और प्लीजेंट क्लाइमेट और सिक्योरिटी एंड लाइफ प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा कि आपको 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा जो है माइग्रेशन का रीजन नहीं है, और आपको दे देगा कि अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, और दे दे कि प्लीजेंट मतलब अच्छी जलवायु, अच्छी जलवायु दे दे। और बाकी आपको 3 दे दे, बेरोजगारी, पुअर लिविंग कंडीशन, राजनीतिक उथल पुथल। तो आप इसमें से कौन सा चूज करेंगे? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अच्छी जलवायु को चूज करेंगे। जब अच्छी जलवायु है तो लोग माइग्रेट क्यों करेंगे? ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप लोग आज रिपीट कर लीजिए कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे, बार देख लेते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉपुलेशन क्या होती है, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवासियों की जो पूरी संख्या है, मतलब उनकी जो संख्या है उसको कहते हैं पॉपुलेशन। फिर हम लोगों ने बात की कि विश्व जनसंख्या वितरण की, कि जनसंख्या का वितरण कैसा है, कौन कौन से रीजन्स हैं, कि दुनिया की जो 90% पॉपुलेशन है वो 10% भूमि पर निवास करती है। उत्तरी गोलार्ध जो है वहाँ पर अधिक पॉपुलेशन है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कम पॉपुलेशन है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 10 सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो कंट्रीज हैं। आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि 4 देशों के नाम दे दे और पूछे कि इनको बढ़ते या घटते क्रम में लगाइए, आप लोग इसको डल करेंगे। फिर हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले कुल लोगों की जो संख्या है उसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। फिर हम लोगों ने फैक्टर्स की बात की कि जनसंख्या वितरण को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने 3 फैक्टर ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक और सोशल देखा। फिर हम लोगों ने पॉपुलेशन ग्रोथ देखा, और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है कि नंबर इन चेंज, किसी भी एक स्पेशल टाइम पीरियड में जो नंबर चेंज होता है उसको कहते हैं। और एग्जांपल आपको मैंने इंडिया का दिया था। पॉपुलेशन चेंज 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, जिसको हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने क्रूड बर्थ रेट और डेथ बर्थ रेट देखा। फिर हम लोगों ने माइग्रेशन देखा कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण होता है उसको कहते हैं माइग्रेशन, और उसके कुछ रीजंस हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्यों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उसका कहा कि पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। सो इस तरीके से आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू, विल मीट सून।